आज हम बात करेंगे ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड्स। तो आज हम जो कंटेंट्स कवर करेंगे वो है म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, कैसे काम करता है, एनएवी क्या होती है, कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं म्यूचुअल फंड में, क्या रिस्क है, सेबी ने क्या कैटेगराइजेशंस दी हैं, टैक्सेशन क्या है म्यूचुअल फंड में, और कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक। नाउ व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड इज़ अ ट्रस्ट। एक ट्रस्ट है म्यूचुअल फंड जो 1882 में फॉर्म हुआ था। उस ट्रस्ट में ये हुआ था कि हमारे जो भी पैसे हैं, लाइक आपके जो भी पैसे रहेंगे वो हम एक बास्केट में, एक फंड में, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअली अगर हम स्टॉक सेलेक्ट करते हैं हमें नहीं आता है, ठीक है, बट अगर हमारे पास एक बास्केट बना हुआ है कि लार्ज कैप के स्टॉक्स इसमें हैं, तो हम सीधे एक ब्लू चिप का हमने फंड सेलेक्ट कर लिया एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो गई। ठीक है, क्लियर है? म्यूचुअल फंड इज़ अ पूल ऑफ मनी जिसमें कि पैसे सारे पुल करते हैं। क्लियर हुआ? प्रिया, आपको क्लियर हुआ? नाउ अब ये काम कैसे करता है? तो अगर हम ये ग्राफ देखें, एएमसीज होती हैं कुछ, ठीक है। एएमसीज क्या है? फॉर एग्जांपल कोई एएमसी का नाम बोलो बोलो। मैं तो फुल फॉर्म बोल रही हूँ। HDFC, SBI, ICICI, UTI, ये सारे क्या हैं? AMCs हैं। एंड आज के टाइम पे इंडिया में 46 AMCs हैं। ओके, 47 AMCs हैं। अभी एक नया खुला रिलायंस एंड जो वो है ब्लैक रॉक एंड रिलायंस का मिक्स। सो 47 AMCs हैं आज के टाइम पे हमारे इंडिया में। नाउ दिस इज़ AMC। ये क्या करते हैं? स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, डिफरेंट कैटेगरी के स्टॉक्स बनाते हैं, डिफरेंट बास्केट्स बनाते हैं। एक बना दिया ICICI, अगर हम एग्जांपल लें तो ICICI ने एक फंड बना दिया कि लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप क्या होता है? हम 1 to 100 कंपनीज, जो बड़ी कंपनीज है, सब बहुत बड़ी, अंबानी, अडानी, ठीक है, वो आती हैं लार्ज कैप। तो इन्होंने फंड बना के इनमें इन्वेस्ट करा, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो रिटर्न्स जनरेट करते हैं, ठीक, और ये रिटर्न आप हम इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करते हैं ना। कोई बताएगा कि एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम कहाँ हैं, हमारा क्या रोल है इसमें? AMC हम पैसा लेते हैं और फिर उसको इन्वेस्ट करते हैं, देन फिर इन्वेस्टर को रिटर्न। हमें AMC तो नहीं है। हम आप इन्वेस्ट करते हैं पैसे को, आप इन्वेस्ट सिक्योरिटी स्टॉक मनी मार्केट नहीं, हम यहाँ से इन्वेस्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। मीडिएटर। हम इन्वेस्टर्स एंड AMC के बीच में रिसोर्सेज को बस पूल करते हैं, ठीक है। हमारा काम है कि हम इन्वेस्टर से पैसे लेके AMCs में देते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं इनमें, जिससे रिटर्न जनरेट होता है एंड इन्वेस्टर्स को पास ऑन हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर हम किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो प्राइस होता है उसको क्या कहते हैं? NAV। नाउ दिस इज NAV, नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। किसी भी म्यूचुअल फंड की जब हम परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं तो NAV के बेसिस पे ट्रैक करते हैं कि आज की क्या NAV थी। लेट्स सपोज किसी भी म्यूचुअल फंड, एक म्यूचुअल फंड नया लॉन्च हुआ 10 रुपीज़ की NAV से, ठीक है, वो कल ग्रो किया और 12 रुपीज़ हो गया, तो जो उन दोनों के बीच का डिफरेंस है परसेंटेज टर्म में, वो हमारा रिटर्न हुआ, ठीक है। कितना क्लियर है? अब मार्केट में बहुत सारे तरीके के म्यूचुअल फंड्स हैं एंड अगर एक एक फंड की बात करें तो इट इज़ 4000 प्लस, ठीक है। बहुत सारे फंड्स हैं मार्केट में, इसीलिए हमारा रोल इम्पॉर्टेंट है कि एज एन इन्वेस्टर उनकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा फंड उनके लिए अच्छा है। किसी की एज अ, जैसे रितिका, शी इज़ जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड, उसके लिए कौन से फंड्स अच्छे होंगे, ठीक है, रिस्क एपेटाइट क्या है। वैसे ही मैम आपके लिए कौन से फंड्स अभी अच्छे होंगे, मेरे लिए कौन से फंड अच्छे होंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की है, ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? पहला होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पे, विच इज़ ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, इंटरवल। ओपन एंडेड स्कीम्स क्या होते हैं? जो कभी भी एंटर एंड एग्जिट हो सकता है। हाँ, that is provided एंट्री एग्जिट एट एनी टाइम।
आप कभी भी उसमें एंट्री ले सकते हैं, कभी भी उसको सेल करके एग्जिट कर सकते हैं। ठीक। क्लोज एंडेड क्या होता है? फिक्स टाइम की हाँ, और fixed कुछ interval इनको होता है। लिए उसमें NFO खुलता है जिसके हाँ, लिए 15 दिन के लिए फंड खुला एंड उसके बाद एक पीरियड डिसाइड हो जाता है कि इतने साल के बाद ये फिर से खुलेगा, तब आप सेल कर सकते हैं। तो क्या क्लोज एंडेड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर किसी के पैसे बंद हो जाए उसमें? अगर उसके पास टाइम पीरियड है वो उसके बाद चाहता है तो कर सकते डिपेंड करता है उसके नीड अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है तो आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन। ओके, तो क्लोज एंडेड फंड की एक सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि ये स्टॉक एक्सचेंज पे रेगुलेट हो, List मतलब होता है। लिस्ट होता है। एग्जैक्टली, क्लोज एंडेड फंड्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं। जैसे आज की NAV 10 रुपये है, मैंने खरीद लिया, मुझे पता है कि 6 साल का होरिजन मुझे रखना था, लेकिन 2 साल में मुझे पैसे चाहिए। अब मैम आप हो स्टॉक एक्सचेंज पे, तो हम अब आपस में डील कर सकते हैं कि मैं अपना जो क्लोज एंडेड फंड है ये मैं आपको, लेट्स सपोज कि 2 साल में 20 रुपये NAV हो गई, तो मैं आपको 18 रुपये में बेच दूँगी। तो आप खरीद लोगे क्योंकि आपको सस्ता मिल रहा है, एंड मैं बेचूंगी क्योंकि मुझे अर्जेंटली पैसों की ज़रूरत है। तो ये चीज़ अच्छी होती है क्लोज एंडेड फंड्स में। नाउ इंटरवल फंड्स क्या होते हैं? दोनों का जिसमें दोनों का मिक्सचर होता है। थोड़े टाइम के लिए खुलते हैं, पैसे इन्वेस्ट होते हैं, फिर बंद होते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद खुल जाते हैं कि इफ एनीवन वांट टू सेल। अगला है मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो। 2 तरीके से कोई भी पोर्टफोलियो मैनेज होता है, ये AMC के थ्रू होता है। ठीक है, AMC 2 तरीके के फंड्स रखते हैं, कुछ पैसिव फंड्स होते हैं, कुछ एक्टिव फंड्स होते हैं। पैसिव फंड्स क्या होते हैं कि निफ्टी 50 पता है सबको? निफ्टी पता है क्या होता है? निफ्टी 50 में जो फंड, जो स्टॉक जैसे लिस्ट है, मैं डायरेक्टली बस वैसा ही बना दूँ फंड, जैसा निफ्टी स्टॉक्स अंदर बाहर करते रहेगा, मेरा भी फंड वैसे ही चलेगा। जितना निफ्टी ग्रो करेगा उतना ही मेरा फंड ग्रो करेगा, वो हो गया पैसिव। ठीक है। एक्टिवली मैनेज फंड्स में क्या होता है कि फंड मैनेजर यहाँ पे भी उसको बेंचमार्क को तो फॉलो करना है, जैसे निफ्टी को उसको फॉलो करना ही करना है, बट यहाँ पे उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि लेट्स सपोज रिलायंस निफ्टी में 10% है, मैं 8% रख लूँ। मुझे लग रहा है रिलायंस इतना भी नहीं चलेगा कि 10% रखना चाहिए, मैं 5% रख लूँ, 6% रख लूँ। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। अब कुछ फंड्स होते हैं जो ग्रोथ फंड्स होते हैं। अगर रितिका की एज है, रितिका को पैसे नहीं चाहिए आज के टाइम पे, तो रितिका सिर्फ ग्रोथ फंड्स में इन्वेस्ट करे, उसको 20 साल बाद पैसे चाहिए, 20 साल बाद पैसे मिल जाएंगे। मतलब टाइम होराइजन हाँ, ज़्यादा होगा। टाइम हॉरिजन ज़्यादा है, इसको ग्रोथ चाहिए, इसको अभी नहीं निकालने पैसे। बट कोई रिटायर्ड पर्सन है 60 ईयर्स से ज़्यादा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी हर month। कि मुझे हर मंथ इनकम चाहिए। पहले डिविडेंड वाले फंड्स भी चलते थे, अभी नहीं चलते हैं, वो अलग बात है, बिकॉज अभी सब ग्रोथ में चले गए हैं एंड SWP आ गया है, तो बहुत सारे अभी चेंजेस हो गए। तो 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी की, या तो ग्रोथ चाहिए कि मैं 20 साल तक इन्वेस्ट करूं, या फिर रेगुलर इनकम चाहिए कि मुझे हर महीने पैसे आते रहे या हर क्वार्टरली आते रहे, या कुछ लोगों को लिक्विडिटी चाहिए। अंडरलाइन पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियोज जो मैनेज होते हैं उसमें अंडरलाइन स्टॉक्स होते हैं, मतलब स्टॉक्स को ही पिक करके एक फंड बनाते हैं, तो इसलिए अंडरलाइन पोर्टफोलियो में क्या क्या होते हैं? इक्विटी का भी पोर्टफोलियो बनता है, डेट का भी बनता है, हाइब्रिड जिसमें इक्विटी और डेट मिक्स होते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें लेस देन 1 ईयर, मल्टी एसेट फंड्स जिसमें कमोडिटी गोल्ड इक्विटी डेट सब आ जाता है। जिसमें सारे फंड्स। उसमें ऐसा होगा ना, लार्ज शेयर में मिड गैप और उसमें कॉम्बिनेशन भी हो सकता है उसमें मल्टी गैप में। वो तो इक्विटी हो गया ना, वो इक्विटी की अलग कैटेगरी हो गई। ठीक है, वो हो गए इक्विटी फंड्स। ना इक्विटी में जो भी मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज है वो आगे देखते हैं अभी। डेट में सिर्फ डेट फंड्स आएंगे, हाइब्रिड, इन दोनों का मिक्सचर। ठीक है। देन मनी मार्केट जो 1 साल तक हमें इन्वेस्ट करना है पैसे, वो आ गए, और मल्टी एसेट जिसमें गोल्ड, सिल्वर, आजकल डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है हमारे पास। फिर कुछ होते हैं थीमेटिक और सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स। थीमेटिक क्या होते हैं? मुझे लग रहा है कि हमारे इंडिया में बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो करेगा, सेक्टोरल या थीमेटिक। तो बैंकिंग जो सेक्टर है वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा, मैंने पूरा पैसा लेके बैंकिंग में डाल दिया। तो बैंकिंग के भी अलग सेक्टर हैं। मुझे लग रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की थीम है वो अब इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी, तो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे डाल दिए। तो इस टाइप की अलग अलग करके थीम्स और सेक्टर्स बनाए हुए हैं।
पास चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान्स भी हैं जिसमें पैसे 5 साल के लिए लॉक हो जाएंगे, या तो 5 साल, या लेट्स सपोज आपकी डॉटर इज़ 15 ईयर्स ओल्ड, तो आपके पैसे जब तक वो 18 की नहीं हो जाती लॉक हो जाएंगे। तो ईदर 5 ईयर्स और लेस ऐसा रहता है, ठीक है, अगर आप बच्चों के नाम से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट, अगर मैं रिटायर हो रही हूँ, मेरी एज आज 58 ईयर्स ओल्ड है, या तो 5 साल का लॉक इन, अगर मैं 55 या उससे भी और छोटी होती है 50 साल की होती है तो 5 साल का लॉक इन, या और लेस, मतलब अगर मैं 58 की हूँ तो 2 साल का ही लॉक इन मिलेगा, उसमें पैसे लॉक हो जाएंगे एंड उस हिसाब से ही इन्वेस्ट होंगे। नाउ एडवांटेजेस क्या हैं म्यूचुअल फंड्स के? तो पर्सनली मुझे म्यूचुअल फंड, मैं खुद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती हूँ। स्टॉक्स बहुत कम, स्टार्टिंग में जब फाइनेंस वगैरह पढ़ा था तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में अच्छा लग रहा था, बट म्यूचुअल फंड से बेस्ट कुछ नहीं है, बिकॉज डे टू डे अगर हम काम कर रहे हैं, आपको ऑफिस आना है, आप अपने स्टॉक्स शायद मैनेज ना कर पाओ, ठीक है। इसीलिए ये अच्छी चीज़ होती है कि प्रोफेशनली मैनेज है। मुझे नहीं सोचना, मुझे बस एक फ़ंड अपने लिए सेलेक्ट कर लेना है एंड उसमें मुझे इन्वेस्ट कर लेना है, क्योंकि प्रोफेशनली मैनेज्ड है तो हमें कोई इशू नहीं होता। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, अगर हम पूरा पैसा एक स्टॉक में लगाते हैं, लेट्स सपोज कुछ साल पहले अडानी के जो स्टॉक्स हैं या फिर HDFC के जो स्टॉक्स हैं वो गिर गए, है ना, अगर मैं पूरा पैसा उसमें लगाती कि नहीं अडानी इज़ अ वेरी ग्रोइंग कंपनी, मैं उनमें सारे पैसे लगा देती हूँ, तो मुझे लॉस होता। बट अगर हम म्यूचुअल फंड के थ्रू लगा रहे हैं तो अडानी इज़ जस्ट 10% इन द पोर्टफोलियो, तो वो 10% का जो लॉस आएगा, हाँ, तो इसलिए रिस्क हमारा डाइवर्सिफाई रहता है। नेक्स्ट इज़ अफोर्डेबिलिटी एंड कन्वीनियंस, इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट्स। अफोर्डेबिलिटी इसलिए कहते हैं कि अगर आपके पास बहुत ह्यूज अमाउंट है, आप किसी और को देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए कि मेरे ये स्टॉक्स में लगाओ, वो आपसे कुछ ना कुछ फ़ीस चार्ज करेगा। यहाँ पे क्या फ़ीस होती है? 1 to 2%, वो भी रोज़ के NAV में आपका एडजस्ट हो जाता है, तो आपको एडिशनल कुछ भी खुद से पे नहीं करना है यहाँ पे। कन्वीनियंस होता है, मुझे 500 इन्वेस्ट करना है, अब तो 100 रुपीज़ भी इन्वेस्ट हो जाता है, 250 भी इन्वेस्ट हो जाता है। तो एक रिक्शा वाले से लेके किसी से भी लेके किसी बड़े आदमी तक जिसके पास 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए हैं, सबके लिए फीजिबल है इन्वेस्ट करना, स्मॉल अमाउंट टू लार्ज म्यूचुअल फंड्स में। लेकिन इन रिस्क को हम मिटिगेट कर सकते हैं, पूरी तरह से ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहले जैसे हमने स्कीम्स की बात की कि किस टाइप के स्कीम्स होते हैं, इक्विटी और डेट में मेजरली हम स्कीम्स को बांट देते हैं। इक्विटी वो जो शेयर्स में पैसा लग रहा है, डेट वो जो बॉन्ड्स वगैरह में पैसा लग रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लग रहा है, वो सेफ होते हैं थोड़े। बट अब इक्विटी वाले में जो हमारा रिस्क होता है, सबसे पहला तो रिस्क ऑफ लूजिंग मनी। किसी स्मॉल कैप टाइप फंड में हमने इन्वेस्ट किया, कुछ साल तक मेरे को नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है, जो मेरा भी पैसा है, मैंने 1 लाख डाला था, मुझे अपने 1 लाख की वैल्यू 50,000 ही दिख रही है। इनिशियली ऐसा भी होता है पॉसिबल, लेकिन इस चीज़ को हम मिटिगेट कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म। हम जितना लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं उतना ही हमारा ये रिस्क ख़त्म होते जाता है एक तरीके से। हाइब्रिड फंड, जिसको बैलेंस एडवांटेज, विच इज़ बैलेंस्ड हाइब्रिड ये वाला, एंड बैलेंस एडवांटेज ऑलमोस्ट दोनों सेम है। 50-50% हो जाता है कि इतना इक्विटी में रहेगा, इतना डेट में रहेगा। फिर इसमें अच्छी चीज़ ये भी होती है कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है, मैं ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहती, मैंने इसमें पैसे इन्वेस्ट कर दिए, एंड इसके भी मॉडल्स बन जाते हैं कि वो अपने आप फंड मैनेजर के पैसे एडजस्ट कर लेता है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जिसका 65 to 80% पैसा इक्विटी में रहेगा, बाकी पैसा डेट में रहेगा, ठीक। मल्टी बैलेंस एडवांटेज की बात करती, देन मल्टी एसेट एलोकेशन, जिसमें 3 एसेट क्लासेस में आपके पैसे डिवाइड हैं, इक्विटी, डेट, कमोडिटी। कमोडिटी में कुछ भी आ सकता है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कुछ भी, ठीक। नेक्स्ट इज आर्बिट्राज फंड। अब आर्बिट्राज क्या होता है? इसमें बहुत ही कम रिटर्न है, एक तरीके से आप FD कैटेगरी का भी समझ लो, बट क्योंकि पैसे इक्विटी में रहते हैं इस वजह से। अब आर्बिट्राज पता ही होगा, एक मार्केट से पैसे, मुझे पता है लखनऊ मार्केट में कोई सामान सस्ता मिल रहा है, दिल्ली मार्केट में वही सामान महंगा मिल रहा है, मैंने लखनऊ से ख़रीदा, दिल्ली में आके बेच दिया, तो जो डिफरेंस मेरे को रिटर्न मिला, उस टाइप के रिटर्न मिलते हैं आर्बिट्राज फंड में। एक तरफ अब
इसमें कैसे बेनिफिट होता है, हमारे भी 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, BSE एंड NSE। तो BSE पे कोई स्टॉक, दोनों स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं, ठीक। BSE पे मेरे को कोई स्टॉक सस्ता मिल रहा है, NSE पे महंगा मिल रहा है, मैंने दोनों में बेच के और मेरा रिटर्न जनरेट कर लिया, तो सेफ होता है ये भी। इक्विटी सेविंग्स फंड क्या होता है कि इसमें आपको इक्विटी में तो पैसा रखना ही रखना है, बट ये पैसे हम आर्बिट्राज फंड में भी रख सकते हैं, इक्विटी में। लाइक इक्विटी सेविंग्स फंड जो है, पर्सनली मैंने भी ये फंड खरीद रखा है और इसमें भी पैसे सेफ रहते हैं, आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला, 7 से 8% रिटर्न मिल जाता है सेफ रखने के लिए पैसों को। बट इसमें 65% अगर वो इक्विटी कह रहा है तो मैं इक्विटी में सेफ फंड्स ले सकती हूँ, कोई भी फंड ले सकती हूँ। अगर मैं आर्बिट्राज फंड भी ले रही हूँ उसी में, तो वो भी सही है मेरे लिए, सेफ है। तो इस वजह से इक्विटी सेविंग भी एक कैटेगरी होती है सेफ रखने के लिए। देन सोल्यूशन ओरिएंटेड रिटायरमेंट और चिल्ड्रन फंड पे बात कर रही थी हमने। इंडेक्स फंड्स और ETFs, इंडेक्स फंड्स एंड ETFs आर पैसिव फंड्स, जिस पे हमने स्टार्टिंग में बात की कि फंड मैनेजर ने पिक कर लिया निफ्टी 50 जैसा ही मुझे इंडेक्स फंड बनाना है, तो उसने निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड बना दिया। इंडेक्सेस आर दोज बेंचमार्क्स, इंडाइसेस कहते हैं हम निफ्टी को, सेंसेक्स को, वी कॉल इट इंडाइसेस, तो इसीलिए इंडेक्स फंड्स होते हैं। ETFs होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, बट USA में मेनली ETFs ही चलते हैं, ये भी पैसिव फंड की तरह ही होता है। इसमें फ़ायदे क्या होते हैं इन दोनों फंड्स में, क्या सबसे पहले अगर ETF को समझे, ये जैसा रोज़ स्टॉक बढ़ता घटता है आपको तुरंत के तुरंत पता चल जाता है। जैसे मार्केट 2% बढ़ा, मेरा जो ETF होगा वो आज ही मुझे अपनी NAV दिखा देगा, रिटर्न दिखा देगा। लेकिन जो आप म्यूचुअल फंड होल्ड करते हैं, इसके अलावा वो आज जो भी मार्केट में होगी उसकी NAV कल डिक्लेयर होती है, मतलब रियल टाइम। हाँ, तो ETF का रियल टाइम एंड वो एक दिन का टाइम लेता है। आर द रिटर्न्स गारंटीड? क्लाइंट कभी पूछे रिटर्न कितना मिलेगा, तो रिटर्न गारंटी नहीं है, पर लॉन्ग टर्म तक रुको तो रिटर्न 12 से 15% तक मिल सकता है। मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ये तुम्हें डिस्क्लेमर बोलना ही बोलना है, ठीक है। अब अगर बात करें टैक्सेशन की, तो टैक्सेशन 2 तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जितना कैपिटल पे गेन हुआ सिर्फ गेन अमाउंट पे ही टैक्स लगता है, जो आपका अपना पैसा है उस पर कोई टैक्स हम चार्ज नहीं करते हैं, गवर्नमेंट चार्ज नहीं करती है। जो फंड जिसमें इक्विटी 0 to 35% है, आपका उस पर जो भी टैक्स लगेगा एज पर स्लैब लगेगा, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। मतलब सैलरी, हाँ, सैलरी स्लैब पे अगर मेरी इनकम पे टैक्स मुझे नहीं पे करना पड़ता तो मैं टैक्स नहीं पे करूँगी। बट कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो 30% स्लैब रेट में आता है और हम उसको ऐसी स्कीम देते हैं जो 0% to 35% जिसमें इक्विटी है, जिसमें मेनली डेट है, ठीक है। 0 to 35% सिर्फ इक्विटी है, मेनली वो डेट फंड हो गया, तो उसमें जो भी हमारा टैक्स लगेगा एज पर स्लैब लगेगा, ठीक। नाउ 35% to 65% जिनमें इक्विटी है, मेजरली हाइब्रिड कैटेगरी में ये मिलता है। तो शॉर्ट टर्म का जो पैसा होता है एज पर स्लैब लगता है, लॉन्ग टर्म उसका 2 साल बाद माना जाता है और 2 साल बाद 12.5% लगेगा टैक्स जो इक्विटी में लगता है, ठीक। नाउ मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट म्यूचुअल फंड्स। क्या म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स के लिए है? नहीं, आम जनता के लिए है। हम थोड़ा पैसा ज़्यादा पैसा कितना भी लगा सकते हैं। क्या म्यूचुअल फंड सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए हैं? नहीं, हमारे पास शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म हर टाइप का फंड है। क्या म्यूचुअल फंड में सिर्फ लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट होता है? नो। तो तुम लोग किसी भी इन्वेस्टर को पिच कर सकते हो, किसी को भी।